अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 8 जुलाई 2025 है। रियासत पाकिस्तान हमें किसी भी दिन कोई डलने नहीं देती। एक नया जो इकदाम है और वो इकदाम मज़ीद पस्ती की तरफ जाता हुआ ही होता है। आज़ादी इजहार राय, इस मुल्क के अंदर उसका क्या हाल है पिछले 1-2 साल से वो तो हम सबको मालूम है, लेकिन आज 27 यूट्यूब चैनल्स, जिनमें नामवर सहाफ़ियों के यूट्यूब चैनल्स भी हैं, उनको बैन करने के लिए एक अदालती ऑर्डर लेकर यूट्यूब यानी गूगल को लिख दिया है हमारी जो रियासत पाकिस्तान है, और उसने और गूगल ने जो है वो कुछ सहाफ़ियों को ईमेल्स की हैं। इस सारे मामले के पीछे वजह क्या है, आखिर किस वजह से ये सब कुछ किया गया, और अब पाकिस्तान में आज़ादी जो इजहार राय है वो मज़ीद कितना कंट्रोल इसके बाद हो जाएगा, इससे मुतालिक हम बात करेंगे। दूसरी अहम खबर आज की ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक में एक नया मोड़ आया है, एक सरप्राइज सामने आया है, और उसके बाद ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक में कुछ शख्सियात शामिल हो गई तो फिर ये तहरीक वाकई ही जो है वो ज़ोर पकड़ेगी और हुकूमत पाकिस्तान को इसके बारे में सीरियसली सोचना भी पड़ सकता है। और उसके अलावा तीसरी अहम अपडेट ये है कि एक अहम तरीन इजलास जो कि पिछले 7 माह से नहीं बुलाया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याया खान साहब ने, वो उन्होंने तलब कर लिया है, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का मामला दोबारा से गर्दिश कर रहा है। लेकिन क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 12 जुलाई को बुलाया गया इजलास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को फारिग करने के लिए है? इससे मुतालिक कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में शेयर करेंगे। वसीम, सबसे पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो आपने कहा कि रियासत पाकिस्तान, मेरा इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है। हमें अपनी तारीफ दुरुस्त करनी चाहिए। रियासत अवाम से होती है और इस वक्त अवाम पाकिस्तान ज़ेर एताब है। आप यूँ कह लीजिए कि रियासत पाकिस्तान पर मुसल्लत हाइब्रिड निज़ाम, हाइब्रिड निज़ाम, मैंने जो जहाँ रियासत पाकिस्तान का, आप उसको हाइब्रिड निज़ाम से बदल लीजिए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, 27 यूट्यूब चैनल्स की खबर है, उनको बैन कर दिया गया। हम भी बैठ के यूट्यूब पे बात कर रहे हैं। हाउ डू यू सी, हम अगले हो सकता है? किसे नहीं पता कि कौन अगला नहीं हो सकता मौजूदा सूरत हाल में। बाकी जहाँ तक आज का ये फ़ैसला है, ये फ़ैसला गालबन 2 जून से इसकी इंक्वायरी इनिशिएट हुई, 24 जून का ये जजमेंट है। मगर जब यूट्यूब ने या गूगल्स ने कुछ सहाफ़ियों को ईमेल्स भेजी कि आपके ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान ने कोर्ट आर्डर के हवाले से कुछ इक़दाम किए हैं, लिहाजा आप बैन करने की रिक्वेस्ट की है। अगर आप इस अदालती हुक्मनामे को या तो चैलेंज नहीं करते या इस अदालती हुक्मनामे के मुताबिक कॉन्टेंट क्रिएट नहीं करते तो आपको फर्दर नोटिस के बगैर ही आपके यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। अच्छा, एक तो जज अब्बास साहब हैं, मजिस्ट्रेट हैं, साइबर क्राइम के मुकदमात को सुनते हैं, उनकी जानिब से आज एक नई अदालती नज़ायर कायम हो चुके हैं। जब हम कहते हैं ना कि अदलिया एक आज़ाद इदारे से एक मातहत महकमा बन चुका है, तो एक शाही फरमान जो है वो किसी वकील की जानिब से लिखवा लिया गया होगा, जज को दिया गया होगा कि हजूर दस्तखत कीजिए, उन्होंने अपनी स्टैंप और अपने दस्तखत से वो जारी कर दिया। यानी 27 लोग हैं ये, और 27 लोग भी नहीं, ये 27 वो लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। करोड़ों लोग इन लोगों को सुनने वाले हैं। आपने सिर्फ बोलने वालों की जुबाबंदी नहीं की, आपने सुनने वालों को भी वो जो सुनना चाहते हैं उस हक से महरूम रखा, और आप बगैर किसी दूसरे फरीक को सुने फैसला दे रहे हैं। आप मुनसिफाना हक के समात एक्स पार्टी डिसीजन से तब्दील कर चुके हैं। और हद ये है वसीम के आज 1 हफ्ते से जायद का वक्त गुजर गया तो जाके पता चल रहा है उन अफराद को कि उनके खिलाफ एक कोर्ट ऑर्डर आया पड़ा है और वो चला भी गया। तो सब छुप छुपा के रात के अंधेरे में होता है। तो ये एक नई नज़ीर जो है वो कायम हुई है। बहरहाल उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये FIA का साइबर क्राइम विंग तहलील करके NCCIA एक नया इदारा जो है वो तश्कील दिया गया था। उसकी जानिब से सब इंस्पेक्टर हैं वसीम खान साहब, वो ये दरख्वास्त लेकर पहुँचे और कहा कि कुछ यूट्यूब चैनल्स ऐसे मवाद को फ़रोग दे रहे हैं जो रियासती इदारों, अफसरान और मुल्क की सलामती के खिलाफ जो झूठा, गुमराहकुन और इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा है, जो अफरा तफरी, खौफ, बदइतमादी को फ़रोग देता है, जो रियासती स्तूनों के खिलाफ अवाम में नफरत और बदजनी पैदा करता है। ये मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के जो अमाल हैं, जो कारनामे हैं, जो इक़दाम हैं, वो अवाम में नफरत क्रिएट नहीं करते। ये हम जैसे जो लोग हैं जो उसको बताते हैं कि आपकी रियासत में मुसल्लत जो नाजायज़ हुक्मरान हैं, जो इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा है, वो ये कारनामे कर रहे हैं, तो सारा जो बार है वो हम पे आ जाता है। रियासत में जो लोग बैठे हैं वो ख़ुद को इससे बरी ज़िम्मा करार दे देते हैं। बहरहाल तो ये 27 यूट्यूब चैनल है, इनकी तफसील मैं चाह रहा हूँ कि आप एक मरतबा बता दें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जज अब्बास शाह का
एक इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक फैसला जो है वो क्या था? इन 27 यूट्यूब चैनल्स में जो नाम है वो आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहला नाम है हैदर मेहदी का, जिसके खिलाफ ऑलरेडी जो रियासत पाकिस्तान है वो एक गद्दारी का फतवा भी जारी ऑलरेडी कर चुकी है। दूसरा नाम है सिद्दीक जान साहब का, तीसरा नाम है सबी काज़मी साहब का, चौथा ओरिया मकबूल जान, पांचवा आरजू काज़मी, देन राना उज़ैर स्पीक्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, साजिद गोंदल, हबीब अकरम, मतीउल्लाह जान, असद तूर, इमरान रियाज खान, नया पाकिस्तान, साबिर शाकिर, इमरान खान, आफ्ताब इकबाल, रियल एंटरटेनमेंट टीवी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल टीवी चैनल है, डेली कुदरत है, अब्दुल कादिर जो कि एयरवाई से हमारे साथी रिपोर्टर है उनका यूट्यूब चैनल है, चारसदा जर्नलिस्ट हर जगह जो है वो यूट्यूब की हम उनसे फीड मिल जाती है, वो सिर्फ कवरेजेस ही करते हैं, उनका यूट्यूब चैनल है। उसके अलावा जो है वो नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन के नाम से एक यूट्यूब चैनल है। उसके अलावा वजाहत सईद खान बैरून मुल्क मुकीम है, अहमद नूरानी अगेन अमेरिका में मुकीम है, नज़र चौहान यूट्यूब चैनल है, मोहित पीरज़ादा का यूट्यूब चैनल है और मखतूम शहाबुद्दीन का यूट्यूब चैनल है। ये तमाम तर यूट्यूब चैनल्स जो है वो बैन करने की कोर्ट ऑर्डर जो है वो भेजे गए हैं गूगल को, यूट्यूब को, और कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो चाहती है कि चैनल्स को बैन किया जाए। वजह वसीम क्या बताई उन्होंने? ये जज साहब जो हैं वो सिर्फ FIA के बल्कि वो जो एक नई अथॉरिटी NCCIA है उसके एक सब इंस्पेक्टर को सुन के फैसला क्या दे रहे हैं। वो कहते हैं कि इस अदालत को यकीन है कि मज़कूरा चैनल्स का मवाद काबिल सज़ा जुर्म है, यानी खुद से ही तयन कर दिया सिर्फ एक FIA के अफसर को सुन के। खुद लिखते हैं आई हैव हर्ड द इंक्वायरी ऑफिसर एंड एग्जामिन्ड द रिकॉर्ड, यानी इतना अच्छा इंसाफ का तकाजा पूरा किया, दूसरी जानिब को सुनने का नोटिस करने की जहमत ही नहीं की। और कहते हैं कि ये पीका जो मवाद है वो काबिल सज़ा है, जो कि पीका और पाकिस्तान के ताज़ीरी कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है। लिहाजा गूगल यूट्यूब को हिदायत की जाती है कि वह इन यूट्यूब चैनल्स को हटा दे या फिर ब्लॉक कर दे। और यूट्यूब की जो मरकज़ी कंपनी है गूगल LLC सान ब्रोनो कैलिफोर्निया USA को बराह रास्त मुखातिब किया गया है इस सारे मामले में। बहरहाल यूट्यूब ने जो है वो ईमेल्स की इन 27 यूट्यूब चैनल्स के मालिकान को और उनको कहा कि आपके बारे में हमें ये मौसूल हुई है जो कोर्ट ऑर्डर है और हमें कोर्ट ऑर्डर को कंप्लाई करना पड़ेगा अगर आप उसको फर्दर चैलेंज नहीं करते या इससे मुतालिक अपनी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देते। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ सामने रखता हूँ आपके। गुज़श्ता रात जब मैं सोया तो मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक सफ़े पे है, लेकिन जब दिन चढ़ा तो मुझे फिर ये मालूम पड़ा कि इसराइल और पाकिस्तान एक सफ़े पे हैं। दोनों ने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया, ट्रम्प को नॉमिनेट किया। अच्छा, फिर दिन ढला तो मेरे ऊपर एक और इंकशाफ हुआ कि दो रिवायती दुश्मन पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एक पेज पे आ चुके हैं। हाउ? ये जो 27 जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, एग्जैक्टली इन्हीं सब लोगों को हिंदुस्तान ने जंग के दौरान अपने मुल्क में बैन किया था। यहाँ पर आपको एक खबर दूँ, ये जो तमाम तर यूट्यूब चैनल्स हैं इनको बैन पता है क्यों किया गया? कि पाकिस्तान भारत जंग के दरमियान इनका इश्ताल अंगेज़ मवाद था, जिसकी वजह से जज साहब ने भी आज मुहिब्बे वतनी में ये हुक्म दिया, जारी किया। और उसके बाद अब आप ये हद देखिए, मतीउल्लाह जान साहब और हबीब अकरम साहब ने आज मुश्तरका एक प्रोग्राम किया मतीउल्लाह जान साहब के यूट्यूब चैनल पर, तो उस पर उन्होंने कहा कि हैरत है कि पहले हमें भारत ने बैन कर दिया और अब हमें पाकिस्तान ने भी बैन कर दिया। क्यों ना हो, दो रिवायती दुश्मन हैं लेकिन दोनों की साफियों के हवाले से फहरिस्त भी मुश्तरक है, जवाब भी मुश्तरक है। वो भी कहते थे हमारी कौमी सलामती के खिलाफ है ये, पाकिस्तान भी समझता है कि ये हमारी कौमी सलामती के खिलाफ है। किसकी कौमी सलामती के खिलाफ है? खौफ एक है, खौफ एक है सच। उस वक्त हिंदुस्तान को इनका सच कड़वा लग रहा था और अब पाकिस्तान को। बाकी आपकी खबर की हद तक ये बात दुरुस्त होगी कि मुद्दा यही बनाया गया होगा, वजह यही बनाया गया था। वरना इन 27 यूट्यूब चैनल्स और उसके अलावा बेशुमार साफियों और यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम को पहले दिन से खदशात हैं, खौफ है। जब साफ़ी बोलता है तो इन्हें अपनी बदनुमा जो शक्ल है वो उस आईने में नज़र आती है जिससे घबरा जाते हैं, लेकिन आईना तब्दील नहीं करते। वो मरहूम अरशी शरीफ शहीद कहा करते थे कि आईना तब्दील करके देखो, सहाफ़ियों को कुछ ना कहो। तो ये अभी भी उसी डगर पर कायम है कि आईना तब्दील नहीं करना, सहाफ़ियों को किसी को शहीद कर देना है, किसी को लापता कर देना है, किसी को क्या कर देना है, ये एक लंबी दास्तान है। बहरहाल मेरे नज़दीक कि दो रिवायती दुश्मनों के दुश्मन एक है और वो ये 27 सहाफ़ी हैं। बहरहाल वसीम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं, जहां हम रिवायती दुश्मनों की बात कर रहे हैं और जहां मुल्क के अंदर नफरत फैलाने की बात करें तो इस रियासत का एक बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी है। और पाकिस्तान तहरीक इमरान खान का, ये जो आपने नाम लिया, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल इमरान खान का अपना अकाउंट भी है, इमरान खान के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसे भी ब्लॉक किया जा रहा है, उसे भी ब्लॉक किया जा रहा है। और इमरान खान ने मुहर्रमुल हराम के बाद
ایک تحریک, ملک گیر تحریک شروع کرنے کا کہا تھا. لیکن آج ایک خبر سامنے آئی. پہلے گزشتہ رات عمران خان کے جو فرزند ہیں قاسم خان, ان کی ایک ٹویٹ آئی اپنے والد کے حوالے سے, اور اس ٹویٹ کے بعد آج جب عمران خان سے ملاقات کے لیے ان کی 2 بہنوں کو اور 3 وکلا کو اجازت ملی, تو اس ملاقات کے بعد پتہ چلا کہ عمران خان کے بیٹوں نے ان کی فیملی سے رابطہ کیا, اوبویسلی اپنی پھوپھیوں سے, اور اجازت نہیں لی, بتایا کہ ہم پاکستان آئیں گے اور ہم اپنے والد کے جو ہے وہ رہائی کے لیے تحریک چلائیں گے, یعنی قاسم خان اور سلیمان خان. اب اس کے بعد وسیم, جب عمران خان کے اپنے بیٹے عملی طور پر میدان میں آئیں گے تو 2 چیزیں ہیں. نمبر 1, تحریک کا وہ مومنٹم جو ہمیں بنتا نظر نہیں آ رہا تھا موجودہ حالات میں, مطلب ہر قسم کی باقی ایموشنل چیزوں کو اور جو بھی لوگوں کے انٹرسٹ ہے ان کو چھوڑ کر دیکھیں تو عوام بہت سارے اور مسئلوں میں الجھی ہے. وہ مومنٹم ہمیں اس لیڈرشپ سے جو جیل سے باہر ہے اس کے تو سے نظر نہیں آ رہا تھا بنتا ہوا. ان کے آنے سے کیا مومنٹم بنے گا یا وہ آئیں گے؟ نمبر 1 سوال یہ. دوسرا کہ یہ جو عمران خان کے بیٹوں والا پورے سٹینس ہے, اس کو لے کر کے ابھی رائٹ ناؤ کہ عمران خان کے بیٹے اگر عملی طور پر اس تمام تر چیز میں کودتے ہیں, آتے ہیں, تو کیا وہ جو ایک عمران خان کی پارٹی کا ایک موٹو تھا, ایک نیپوٹزم کے خلاف, اقربا پروری کے خلاف, اس کو ایک ٹھیس نہیں پہنچتی ہے عمران خان سے؟ اسی لیے شاید انہوں نے اجازت ہی نہیں مانگی, سیدھا سیدھا بتایا کہ ہم آ رہے ہیں. نہیں, عمران خان کے سارے معاملے میں جو بھی موقف ہو ایک تحریک ہے, اور بظاہر اس وقت عمران خان کی تحریک ملک میں آئین اور قانون کی اور جمہوریت کے ریوائول کی, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہی 26 نومبر کو لوگ آئے تھے نا. ایک تو اس میں ایجنڈا یہی بھی تھا, اور اس میں 17 لوگ شہید ہو گئے, پاکستانیوں پہ گولیاں چلائی گئیں ملک کے دارالحکومت کے سب سے حساس جگہ پر, انٹرنیشنل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا کی موجودگی میں, اور پھر جس ڈٹائی سے وہ سارا مدعا ہی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈال دیا گیا. اور یہ جو ہائبرڈ نظام ہے اس نے خود کو اس سے کہا کہ میں بڑا معصوم ہوں. تو اس سارے معاملے میں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اب میرے لیے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہی ایسا ہوگا, کیونکہ بعض اوقات دعوے اور اعلانات بڑے بڑے کر دیے جاتے ہیں لیکن حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر تو وہ واپس آتے ہیں اور علیمہ خان صاحبہ کا یہ اسٹیٹمنٹ درست ہے تو یہ وہ واحد چیز ہوگی جو ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہوگا, نہ صرف عوام پاکستان کے لیے بلکہ جو اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے شاید بہت ہر حوالے سے تیاری کی ہوگی, فیلڈنگ سیٹ کی ہوگی, ہمیشہ ہی پی ٹی آئی تیاری نہیں ہو سکتی, اور اس میں یہ مومنٹم, ایک چارج, ایک تحریک میں نئی ایک جان پڑ سکتی ہے. دوسرا آپ نے اس کو نیپوٹزم سے جوڑا. ہاں, عمران خان کی یہ تحریک کامیاب ہو, عمران خان باہر آئیں, وہ علیمہ خان صاحبہ کو, وہ اپنی دیگر 2 بہنوں کو, وہ اپنے دیگر رشتہ داروں کو, وہ اپنی اہلیہ جو ہیں ان کی اس وقت بھی قید میں ہیں, بشرا بی, ان کو, یا پھر اپنے بیٹوں کو کوئی پارٹی کا عہدہ دیتے ہیں, کل کو وہ حکومت میں آتے ہیں, کوئی وہ عوامی عہدہ دیتے ہیں, تو پھر تو یہ چیز ہے کہ سوال اٹھنا چاہیے. لیکن ایسے وقت میں کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کو ڈسمینٹل کر دیا گیا ہو, ملک کی یہ حالت ہو, اور جہاں کارکنوں کے تو صرف یہ جذبات ہیں نا کہ وہ ان کا لیڈر ہے, وہ ان کے لیے بہتر سوچتا ہے, تو اس کے لیے بھی لوگ آ کے یہاں جانے دے گئے ہیں. تو ایک طرف بہنیں ہیں جو اپنے بھائی کو دیکھتی ہیں, دوسری طرف ان کے بیٹے ہیں جو اپنے باپ کو دیکھتے ہیں. لوگوں کو اپنا ایک رہنما نظر آتا ہوگا, ان میں اس شخص کو اپنا ایک باپ نظر آتا ہے جو کہ ہے. تو اس پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی نیپوٹزم والی یا کوئی دوسری بات ہو سکتی. بہرحال وسیم, اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں, تیسرے کی جانب. وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس جناب یحییٰ خان نے 13 دسمبر 2024 کے بعد اب 12 جولائی کو, یعنی ٹھیک 7 ماہ کے بعد اجلاس طلب کیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا, جو ججز کے خلاف شکایات سننے کا فورم ہے. یہ بات درست ہے کہ اس میں 100 سے زیادہ ججز کے خلاف شکایات ہیں, اور صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف نہیں ہے, سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کے خلاف بھی ہیں, دیگر اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف بھی ہیں, جسٹس عامر فاروق کے خلاف بھی 2-3 شکایات ہیں. لیکن پرائیویٹ شکایات کو ہم نے دیکھا کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی. آج تک اگر کسی پرائیویٹ شکایت کو اہمیت دی گئی تھی تو وہ جسٹس مظاہر نقوی والی درخواست تھی, اور اس کے پیچھے بھی سبسٹنس تھا تو ہی دی گئی تھی. سیاسی ایجنڈا بھی تھا, مگر بہرحال سبسٹنس بھی تھا. میرے لیے سبسٹنس تب اہم ہوتا ہے جب اکراس دا بورڈ ہو. وہی سبسٹنس قاضی فازیسہ کے اس ٹائم سپین میں نہیں کیا گیا نا. تکنیکی بنیادوں کو بنیاد بنا کر انہوں نے جو ریلیف حاصل کیا, منی ٹریل تو انہوں نے بھی میاں محمد نواز شریف کی طرح آج تک نہیں دی. اس وقت کے جسٹس گلزار کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی نا کہ وہ اپنے اون پر جا کر یہ کرتے. نہیں, وہ پھر سیٹلمنٹ ہو چکی تھی قاضی فائزیسہ کی کنسرنڈ کوارٹر کے ساتھ, سیٹلمنٹ ہو چکی تھی نا. اگر مظاہر نقوی کی سیٹلمنٹ ہو چکی ہوتی تو قاضی فائزیسہ میں بھی اتنا دل گردہ نہیں تھا, پہلی بات. دوسری بات, جسٹس مظاہر نقوی, اس میں کوئی شک نہیں کہ جب وہ کیس کھلا تو ان کی لامحدود پراپرٹیز تھیں, لیکن وہی جسٹس مظاہر نقوی لاہور ہائی کورٹ کے جج کے لیے بڑے پسندیدہ تھے, سپریم کورٹ میں لائے گئے, اسپیشل کورٹ کے لیے بھی فیوریٹ تھے, ایک وقت تک ہر کام لیا گیا. لیکن اس ملک میں چاہے وہ عوامی نمائندے ہوں, کوئی جج ہو, کوئی وکیل ہو, کوئی میڈیا پرسنل ہو,
तब उसके खिलाफ जो है एहतसाब अमल में क्यों आता है कि जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ होती है। बहरहाल ये इस मुल्क का एक नया तो खैर नहीं, एक पुरानी रिवायत है और वो हम बदल नहीं सकते। लेकिन बहरहाल अब 12 जुलाई को ये इजलास बुलाया गया, जिसके बाद वैसे ये बहस चल रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को रास्ते से हटाया जाएगा। आज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की अदालत में पेश हुए एहसन बून साहब, तो उन्होंने भी उनके सामने ये कह दिया। एहसन बून ने कहा मैं देख लूँ ज़रा कि जज साहब बैठे हैं, तो सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा कि आप आखिरी मरतबा मुझे देखने आए हैं, आपका बड़ा शुक्रिया। उन्होंने टॉन्टिवली कहा उसको लिंक किया जा रहा है। आइन और कानून पे अमल दरामद करने वाले, हर तरह की सख्तियाँ झेलने वाले, मौजूदा सूरत हाल में तो वो इस मुल्क में एक बहुत बड़े मोहसिन है मुल्क के, आइन के, अदलिया के, अवाम के। लेकिन बड़ी माजरत के साथ उनके ये रिमार्क्स आज गैर ज़रूरी थे। मतलब एक ऐसा शख्स आपके सामने खड़ा है जो पहले अदलिया बहाली तहरीक के लिए कैंटेनर पे था, अगले दिन देखा कि वो मुशर्रफ का जो पीसीओ या एलएफओ था उसके तहत वो लाहौर हाई कोर्ट के जज का हल्फ उठा रहा है। और जब सिंध बार का फैसला आया, उन तमाम जजों को फारिग किया गया, तो दोबारा आया और मरूमा आसमा जहांगीर साहिबा के ग्रुप में और वकला की आज़ादी और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और मतलब कि, और अब वो 26वीं तरमीम के आर्किटेक्ट भी हैं और 27वीं के भी हैं, 27वीं के भी हैं। तो उस शख्स के सामने गैर ज़रूरी एक शख्स था जो कि ठीक है इस वक्त तक बहुत वो बड़ा पावरफुल होगा, लेकिन तारीख के कूड़ेदान में जाने वाला वो शख्स है जिसके बारे में जब तारीख लिखी जाएगी तो हकीकत सामने आएगी ना। वो एक अवाम की नज़र में एक इंतहाई नापसंदीदा आदमी है। तो एक गैर ज़रूरी रिमार्क्स थे। जहाँ तक आपने 12 जुलाई के फैसले की इजलास की बात की, फैसला इजलास डेट उसकी जो है ना वो 12 जुलाई है। हाँ, ठीक 12 एक साल जुलाई के बाद मखसूस नशिस्त का फैसला। तो जहाँ तक आपने उसकी बात की है, इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के 6 और अब 5 जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर, मैं अगेन कहता हूँ कि हर शख्स की मज़ाहमत की एक लिमिट है। वो कब किस मामले पर कंप्रोमाइज़ होता है, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट इस हद तक दूंगा कि वो इस निज़ाम को एक्सपोज करने में 6 जजेस के साथ खड़ा रहा। ठीक है, अब हैं 5 जजेस। इन जजेस ने इस्टेब्लिशमेंट जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी जो सियासी दरअंदाजी थी अदालती मामलात में, उसको ना सिर्फ तस्लीम नहीं किया, उसको एक्सपोज किया। अवाम को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, अपने साथी जजेस को बताया। वजह बात 26वीं तरमीम भी आई, डोगर साहब भी आए, आज से बाकायदा डोगर राज जो है वो बरकरार है। लेकिन इन 5 जजेस के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब मामलात वो नहीं रहे, अब मामलात पर्सनल नोयत के चले गए। सबक सिखाना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये मेरी असेसमेंट है, यहाँ तक मेरी खबर नहीं है, क्योंकि आगे चलकर जो खबर है तो उसके नतीजे में मैं ये असेसमेंट बना रहा हूँ। 12 जुलाई का जो इजलास है उसमें मुमकिन तौर पर ये दरखास्तें खारिज हो सकती हैं, इनके खिलाफ जो शिकायतें हैं। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो साख्त है वो इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, ये मेरी ज़ाती राय है। वजह उसकी ये है, एक तो जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर, हमें पता है अदलिया की आज़ादी और इंतकामी कार्रवाई ना होने के अलमबरदार हैं। एक सेकेंड, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के टोटल 5 मेंबरान होते हैं जो फैसला करते हैं। उनमें 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस और 2 हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस सीनियरिटी के हिसाब से होते हैं वो होते हैं। 3 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनमें चीफ जस्टिस चेयरमैन हैं, चीफ जस्टिस जनाब याया खान, उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज हैं, नेक्स्ट मोस्ट सीनियर जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 3 मेंबरान हैं। देन जो 2 सीनियर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनमें जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हैं और जस्टिस जुनेद गफ्फार, जिन्होंने आज सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठाया, वो जज साहिबान हैं। तो उसके तनाजुर में वसीम और हाई कोर्ट में भी वो 2 जज आते हैं जो सीनियर होते हैं, तो इसलिए में ये सीनियर हैं। तो हाई कोर्ट जो इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की साख्त है, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर का तो हमें पता है। जस्टिस याया खान, इसमें कोई शक नहीं कि जितने वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से हम आंग हैं, जितनी वो सहूलतकारी फरमा चुके हैं, बैत तो उनसे कुछ नहीं है। लेकिन अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि उनके मनसब पे वो ये नहीं चाहेंगे कि ये जो कालक का एक दाग है ये मला जाए या उनके हिस्से में आए। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये दरखास्तें होंगी खारिज। और ये जो इस वक्त दरखास्तें मैं कह रहा हूँ, शिकायतें, ये भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो मोरे नहीं होते उनके ज़रिए एक प्रॉक्सी कंप्लेनेंट प्यादे वो दायर की गई थी। बदनीयती, झूठ, सियासी एजेंडा, इन जजेस के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए गए, इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, क्या कुछ नहीं किया गया। और उसमें बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी हैं जो ट्रोल्स की तरह ये किरदार अदा करते रहे हैं माजी में। तो लेकिन जहाँ मैं कह रहा हूँ कि 12 जुलाई को ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वहीं अब जहाँ 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त है ना, तो उसका एक एलिमेंट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सबक तो सिखाना है इन जजेस को, इनको भी, ना सिर्फ इनको, सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस बैठे हैं, या फिर बाकियों के लिए एक सबक होना चाहिए। ये मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम ये समझता है कि अगर किसी के अंदर का निशान बनाना, किसी के अंदर रमक भी बाकी है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और आइन और कानून की, उनको भी सबक सिखाना है।
तो पहले ये सोचा गया कि आइन के आर्टिकल 200 में तरमीम करके विदाउट कंसेंट जज की मर्जी के बगैर उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जब पता चला कि ये 5 जज जो हैं, ये हमने माजी में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये किसी सूरत इस्तीफ़ा तो नहीं देंगे, ये तय कर चुके हैं कि आप हमें मुल्क के किसी भी हाई कोर्ट के किसी भी बेंच में भेज दें, हम आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो निभाते रहेंगे। फिर अब ये सोचा जा रहा है कि जब 26वीं आईनी तरमीम में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हाइब्रिड निज़ाम अपने ताबे कर चुका है और उसके फैसले हम सब के सामने हैं, तो आइन के आर्टिकल 209 में तरमीम करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी उसी तरह से अपने ताबे कर लिया जाए। उसमें जो एक सोच है वो ये कि जिस तरह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जस्टिस मुनीब को निकाल के जस्टिस बनी नूं इंसानी तारीख के अजीम तरीन जज हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनको शामिल किया गया, तो अब भी मुमकिन तौर पर आइनी बेंच के सरबराह को जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इंडक्ट किया जा सकता है, या फिर कुछ ऐसी प्रपोजिशन बनाई जाए, इनके पास अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, इनके पास आजम नज़ीर तारड़, एहसन बून, फारूक एच नाइक, इन जैसे बड़े आइनी दिमाग बैठे हैं कि आइन पे अमल दरामद, तो वो कहते हैं वो नहीं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो जी आइन से खिलवाड़ करना, कहते हैं हजूर हम हाजिर हैं, तो वो हाजिर हैं, तो वो कोई ऐसी कंपोजिशन बनाना चाहते हैं जिससे ये आइन के आर्टिकल 209 में वो करके तरमीम और इस कौंसल को भी अपने ताबे कर लें। फिर इस कौंसल के पास सो मोटो का अख्तियार भी होता है, फिर इस कौंसल के पास सदारती रेफरेंस भी भेजे जाएंगे, और इन जजेस, ना सिर्फ इन जजेस बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में आई जा सकती है। ये एक मुमकिन मंसूबा है जो सोचा जा रहा है। बहरहाल ये बहुत अगली हद होगी, और नून लीग का जो वैसे ही उनकी एक सियासी कब्र बन चुकी है, उस पर मजीद जो है ना वो मिट्टी डालने की, वैसे ये अगली हद नहीं है, ये पहली हद थी। जस्टिस इजाजुल अहसन, जस्टिस मुजाहिर नकवी, उसके बाद आकर दीगर मामलात हुए ना, तो ये पहली हद थी, सबसे पहले सोच यही थी, लेकिन चूंकि मसाइल बहुत थे तो उन्होंने पहले दीगर मामलात को करते करते ये बार थोड़ी हाई थी, इसको अब अप्रोच करना चाहते हैं। बहरहाल अब देखना है क्या होगा। आज के दिन में यहाँ तरीन चंद अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर की। मुझे वसीम मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।